नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुक कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन का संकट गहराया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हॉस्पिटल के पास महज 20 मिनट का ही ऑक्सीजन बचा हुआ है और अस्पताल में वर्तमान मौजूदा हालातों का अगर जिक्र किया जाए तो वर्तमान समय में 350 मरीज भर्ती हैं अस्पताल में और दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। एक जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं दिल्ली के तमाम सारे अस्पतालों के। लगातार जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत गहराती हुई नजर आ रही है और दिल्ली में एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बत्रा अस्पताल से आ रही है जहां पर ऑक्सीजन का संकट गहराया हुआ है। महज 20 मिनट का ऑक्सीजन बचा हुआ है बताया जा रहा है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 20 मिनट का ऑक्सीजन बचा हुआ है बत्रा हॉस्पिटल में। और अगर अस्पताल में मरीजों का जिक्र किया जाए तो 350 मरीज भर्ती हैं इस हॉस्पिटल में। दिल्ली के तमाम सारे ऐसे अस्पताल हैं जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत गहराती नजर आ रही है। लगातार बेड्स की उपलब्धता हो नहीं पा रही है, ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो पा रही है। हालांकि बैठकों का दौर भी जारी है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद बैठक की और अलग अलग राज्यों के जहां पर कोरोना का तांडव मचा हुआ है उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के साथ वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे, चर्चा किए थे। और उसके बाद 3 हाई लेवल मीटिंगें हुई थी और उन मीटिंगों में ऑक्सीजन को लेकर के भी गहन मंथन किया गया था। लेकिन मंथन का निष्कर्ष कब निकलेगा, जनता के सामने सवाल यही खड़े होते हैं। और लगातार जिस तरीके से ऑक्सीजन का संकट गहराता जा रहा है, तमाम सारे सवाल उठते हैं इस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के कि राज्यों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली जैसे भी तमाम सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन के सिलेंडर अस्पतालों के नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन आखिर अब ये ऑक्सीजन की वजह से जो मौतें हो रही हैं उनका जिम्मेदार कौन होगा, सवाल ये भी उठता है एक बड़ा। तो दिल्ली के बत्रा अस्पताल से इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर महज 20 मिनट का ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो तमाम सारे ऐसे अस्पताल हैं दिल्ली में जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत छाई हुई है। लगातार ऑक्सीजन के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। अस्पतालों को ऑक्सीजन मिल नहीं रही है और ऑक्सीजन की कमी से तमाम सारे ऐसे अस्पताल हैं जहां से मरीजों को भी शिफ्ट किया जा रहा है। एक जगह से दूसरी जगह पर मरीजों को स्थानांतरण किया जा रहा है। और बत्रा हॉस्पिटल से इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर 20 मिनट का ही ऑक्सीजन बचा हुआ है। और अगर इस हॉस्पिटल का जिक्र किया जाए तो यहां पर 300 मरीज भर्ती हैं। दिल्ली के कई अस्पतालों का हाल एक जैसा नजर आ रहा है। तो बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन का संकट गहराया और दिल्ली समेत तमाम सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। कोरोना के मरीज लगातार परेशान हो रहे हैं और लोग हॉस्पिटल में जो एडमिट हैं उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। लगातार इस बात को लेकर के हाई लेवल की बैठकें कर रही हैं राज्य सरकारें। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकारों के साथ बैठक की, लेकिन निष्कर्ष आखिर कब निकल पाएगा, कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या बैठकों का केवल दौर जारी रहेगा और निष्कर्ष निकलने में देरी होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी, संवाददाता दिल्ली से हैं। राजीव, जिस तरीके से लगातार ऑक्सीजन का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एएनबी न्यूज के पास कि दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में महज 20 मिनट का ऑक्सीजन बचा हुआ है। इस तरह में वहां पर जो मरीज हैं, जो तीमारदार हैं, उनके हालात कैसे हो जाएंगे? देखिए, बिल्कुल जो है जिस तरीके से लगातार जो है दिल्ली के अंदर भी और कहीं ना कहीं और राज्यों के अंदर भी ऑक्सीजन की संकट बिल्कुल बना हुआ है। और दिल्ली के अंदर खास तौर पर
कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर बड़ी ज्यादा दिक्कतें आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल बढ़ाई जा रही है। कल भी बताया गया था बत्रा हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल खत्म होने वाली है, और आज भी कहीं ना कहीं बत्रा हॉस्पिटल की बात करें तो बत्रा हॉस्पिटल के अंदर भी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बिल्कुल खत्म होने वाली है और कुछ ही समय के लिए रह गई है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल बैठक की गई थी और बैठक के अंदर खुद का प्रधानमंत्री मोदी जी ने संज्ञान लिया था, और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी कहीं ना कहीं सवाल रखे थे कि ऑक्सीजन की सप्लाई को रोका ना जाए और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाया जाए। मगर जिस तरीके से अब मरीजों को दिक्कतें आ रही है सर, क्योंकि कल भी गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर भी इसी तरीके की घटना घटी थी और कहीं ना कहीं 25 लोगों की मौत हुई थी ऑक्सीजन न मिलने की वजह से। मगर अब भी जो बत्रा हॉस्पिटल की बात करें तो साउथ दिल्ली के अंदर, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का संकट बिल्कुल गिराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर अभी तक ऑक्सीजन की सप्लाई पूर्ति नहीं हो पा रही है और कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है और मरीज कहीं ना कहीं डॉक्टरों की तरफ देखते हैं, डॉक्टर कहीं ना कहीं सरकारों की तरफ उम्मीद करती है और सरकारें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से उम्मीद करती है। मगर अभी भी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संज्ञान लेने के बावजूद भी अभी तक हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। जी ठीक बात। लेकिन राजीव, बैठक का आपने जिक्र किया, केंद्र सरकार ने बैठक की, बैठक करने के बाद 24 घंटे होने को हैं, लेकिन उन मरीजों का हाल बेहाल है। उन मरीजों से एक एक मिनट का समय पूछिए, एक एक मिनट क्या होता है, कैसे कट रहा है। जो मरीज हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जिनके तीमारदार वहां जूझ रहे हैं बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, उनसे एक एक मिनट का पूछिए। आप दिल्ली में जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या 24 घंटे होने को हैं केंद्र सरकार की इस बैठक के बाद कोई ऐसा फैसला दिखता हुआ नजर आ रहा है? जीरो ग्राउंड पर कोई ऐसा बदलाव नजर आ रहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई होने को है बहुत चंद समय में? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने जिस तरीके से कल बैठक की थी और बैठक के कहीं ना कहीं आप 24 घंटे होने वाले हैं, क्योंकि लगभग 12 बजे के करीब 24 घंटे हो जाएंगे। और मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है और निरंतर कोशिश की जा रही है अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी तक पिछले बात करें लगभग 20 घंटे के करीब और अभी तक सप्लाई जो है वो कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर अभी पूर्ति नहीं हो पाई है और लगातार कोशिश जरूर की जा रही है, मगर कोशिश के साथ साथ कहीं ना कहीं लेकिन राजीव, उन कोशिशों का क्या, आखिर उन कोशिशों का वो जनता क्या करेगी? जो अस्पताल में जो एडमिट है उन कोशिशों का क्या करेगी? उन बैठकों का वो क्या करेगी जब उन तक ऑक्सीजन मुहैया नहीं? आप आश्वासन पे आश्वासन देते रहेंगे और वो जो मरीज हैं वो काल के गाल में समाते रहेंगे कोरोना की वजह से, उनको उपलब्ध स्वास्थ्य चिकित्सा मुहैया ना होने की वजह से। तो आखिर वो इस आश्वासन का और इस बैठकों का क्या करेंगे? देखिए बिल्कुल सही कहा, अगर बात करें जिस तरीके से सरकारों के वादों की, तो वादे जरूर किए जाते हैं, मगर अभी भी कहीं ना कहीं कोरोना काल के अंदर भी सरकार की तरफ से वादे ही किए जा रहे हैं, क्योंकि ये चुनावी समय नहीं है, यहाँ पर लोगों की जिंदगी बचाने का समय है। मगर जिस तरीके से अभी भी लापरवाही की जा रही है और कहीं ना कहीं सरकारों की तरफ से कह सकते हैं कि ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध कराई जा रही है अस्पतालों के अंदर। और चलिए बिल्कुल, आप लगातार अपडेट नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से लगातार हाहाकार मचा हुआ है और इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के घर पर, दफ्तर पर सीबीआई ने छापा मारा है। मुंबई के 10 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी है। मुंबई के तो पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोप पर यह कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, 100 करोड़ रुपए की अवैध वसूली का मामला है। तो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 10 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। बड़ी कार्रवाई सीबीआई ने की है और अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के घर पर, दफ्तर पर सीबीआई का यह छापा कई मायनों से अहम माना जा रहा है। अनिल देशमुख के 10 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है और पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने आरोप लगाए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। 100 करोड़ रुपए की अवैध वसूली का ये पूरा मामला है। जिस तरीके से आरोप लगे थे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर, उस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ चुके हैं सत्यप्रकाश सोनी, मुंबई से संवाददाता हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से ये 10 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, और क्या जानकारी है आपके पास? जी योगेश, देखिए जिस तरह से पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने 100 करोड़ वसूली का मामला जो है पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर लगाया था,
उसको लेकर एनआईए अब जांच कर रही है। एनआईए के पिछले 10-12 दिनों से लगातार ये जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से एनआईए ने कल उनके ही एक सहयोगी यानी कि सुनील माने को जो है देर शाम गिरफ्तार किया। उसके बाद जी। सुनील माने के घर गोरेगांव स्थित घर पे छापेमारी की। उसके बाद से लगातार इनपुट मिलने लगे हैं एनआईए को। एनआईए उसी इनपुट के आधार पर अब अनिल देशमुख के दफ्तर, ऑफिस और उनके घर के अलावा तमाम उनके जो सहयोगी हैं उनके घरों पर लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये अनिल देशमुख के दफ्तर यानी 10 ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है, क्योंकि अगर पिछले का जिक्र किया जाए, पिछली बातों का, तो अनिल देशमुख लगातार इस बात को नकारते रहे हैं कि उनके ऊपर ये आरोप बिल्कुल सरासर झूठा है, कहते रहे हैं। और अब जिस तरीके से उनके पहले उनके करीबी पर छापेमारी की गई उनके ठिकानों पर, और उसके बाद अब अनिल देशमुख के 10 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है सीबीआई के द्वारा। और खबर यह भी आ रही है कि अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो जाहिर है कि कुछ न कुछ सुराग तो लगे होंगे सीबीआई को, तभी एफआईआर दर्ज की गई है। यही तौर पर देखिए, पहले सीबीआई एनआईए दोनों जांच कर रही है, लेकिन सीबीआई जिस तरह से तमाम इनपुट इकट्ठा की थी उसको जो है एनआईए के साथ शेयर की थी। इसी शेयर के आधार पर सुनील माने की गिरफ्तारी हुई है। सुनील माने की गिरफ्तारी के बाद देर शाम से ही लगातार एनआईए कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। लिहाजा अभी तक वो छापेमारी चल रही है। जिस तरह से 10 ठिकानों बताया जा रहा है सुनील माने के गोरेगांव स्थित घर पे, उसके बाद अनिल देशमुख के घर के दफ्तर और अन्य जो उनके सहयोगी उनके घर के दफ्तर के बाहर जो छापेमारी की जाती है। लेकिन योगेश, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मुंबई पुलिस का जो है चोली दामन के साथ रहा है वसूली से। अब ऐसे में वसूली का जब मामला आया तो जाहिर तौर पर एक के बाद एक जो है आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जिस तरह से मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह ने 100 करोड़ का मामला लगाया था, वहीं परमवीर सिंह के ऊपर भी एक पुलिसकर्मी ने 2 करोड़ रुपया वसूली का मामला का आरोप लगाया है। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का यह दौर जारी रहेगा। लिहाजा मुंबई पुलिस वसूली के मामले में बेहद जानकार है और मानी भी जानी जाए। जी बिल्कुल। लेकिन सत्रप्रकाश, जिस तरीके से ये मामला है, या बता रहे हैं कि एक उनके करीबी की गिरफ्तारी हुई है, तो क्या उस करीबी की गिरफ्तारी के बाद कोई ऐसे इनपुट मिले हैं आपके पास, कोई ऐसी जानकारी जो कि अनिल देशमुख के खिलाफ जो बात ये रखी जा रही है कि 100 करोड़ की वसूली है, उसमें सीबीआई या एनआईए को मजबूती मिल सके? अब तक ऐसी कोई बयानबाजी हुई, आपके पास कोई जानकारी? देखिए, परमवीर सिंह ने जो 100 करोड़ का आरोप लगाया था वो सचिन वजह के पत्र के आधार, तो सचिन वजह के कहने के आधार पर लगाए गए थे। अब सचिन वजह एनआईए की गिरफ्त में है। ऐसे में सचिन वजह से जो जो इनपुट मिल रहे हैं उस तरीके से एनआईए जांच कर रही है। सचिन वजह ही वो शख्स है जो उन्होंने कहा था कि अनिल देशमुख ने उनको अपने दफ्तर में उनके घर पे बुलाया था और इस दौरान वो कहा था कि मुंबई में जितने बार पब और रेस्टोरेंट चलते हैं उनसे 100 करोड़ की वसूली करके लाओ। ऐसे में अनिल देशमुख की तलवार जो कहीं न कहीं लगातार लटकती नजर आती है। लेकिन जिस तरह से सीबीआई ने एफआईआर किया, फिर उनको गिरफ्तार किया, उसके बाद तमाम पैरेलल इनपुट जो सीबीआई और एनआईए के पास गए, उसमें तमाम आम जानकारियां मिली। हालांकि ये जानकारियां एनआईए और सीबीआई ने अभी तक खुलासा नहीं किया है, लेकिन अटकलों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि तमाम इनपुट जो है कहीं कहीं सीबीआई और एनआईए के पास है। लिहाजा इसी वजह से सुनील माने की भी गिरफ्तारी हुई है। सुनील माने वो शख्स है जो क्राइम ब्रांच यूनिट 11 के सीनियर पीआई हुआ करते थे उस दौरान जब हिरन बिल्कुल। लेकिन सत्रप्रकाश, जिस तरीके से ये पूरा मामला अब महाराष्ट्र सरकार जो है कटघरे में खड़ा कर रही है ये पूरा मामला, तो मुझे लगता है कि अगर कुछ ऐसे सीबीआई या एनआईए को ऐसे कुछ इनपुट मिलते हैं, कुछ ऐसी जानकारी मिलती है कि अनिल देशमुख आरोपी साबित होते हैं, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार एक बहुत बड़े मुश्किल के दौर से गुजरना पड़ जाएगा महाराष्ट्र सरकार को। देखिए, जाहिर तौर पर जब किसी मिनिस्टर या फिर ऐसे बड़े पुलिस पर इस तरह से जांच गिरती है, खासकर वो मामला जब 100 करोड़ से जुड़ा हुआ हो, तो जाहिर तौर पर उनके दफ्तर और ऑफिस की जांच की जाती है कि उनके असेट्स कितने हैं, उनके पैसे कितने हैं, घर में किस तरह के असेट्स हैं, दस्तावेज कितने हैं, वो सारी चीजें जो है मुंबई एनआईए लगातार जांच कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से 100 करोड़ का मामला है, अब एनआईए देखना चाहती है कि 100 करोड़ वसूली का जो मामला है, इतने महीने जो है अनिल देशमुख गृह मंत्री पद पर बने रहे, इस दौरान उन्होंने क्या क्या कमाई की है, पुराने असेट्स उनके कितने हैं, तो सारी चीजें जो है एनआईए अब खंगालेगी। उसके आधार पर कंक्लूजन पे आएगी कि आखिर अनिल देशमुख ने 100 करोड़ जो मंगाए थे
वो किसके लिए मंगाए थे, इसमें कौन कौन सहभागी था, ये सारी चीजें जो है जांच कर रही। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम सारी जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए। तो जिस तरीके से लगातार ये मामला गहराता हुआ चला जा रहा है, अब 100 करोड़ रुपए की वसूली को लेकर के ये मामला है, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुख कर लेते हैं अगली इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। 2 दिनों में 3 विधायकों का कोरोना से निधन हो गया है। आपको बता दें कि 24 घंटे में विधायक सुरेश चंद्र श्रीवास्तव और कलावती भूरिया का निधन हो गया है। इंदौर के जोबट से कांग्रेस विधायक थी कलावती भूरिया और लखनऊ से बीजेपी विधायक थे सुरेश चंद्र श्रीवास्तव। लखनऊ पश्चिम से विधायक थे सुरेश चंद्र श्रीवास्तव। आपको बता दें कि कल औरैया सदर से भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक रमेश दिवाकर का कोरोना से निधन हो गया था। तो लगातार कोरोना का मामला गहराता हुआ चला जा रहा है। कोविड-19 देश में हाहाकार मचा हुआ है और 2 दिनों में 3 विधायकों का कोरोना से निधन हो गया है। 24 घंटे के अंदर ये विधायक सुरेश चंद्र श्रीवास्तव और कलावती भूरिया का निधन हो गया है। कलावती भूरिया इंदौर के जोबट से कांग्रेस की विधायक थी, जबकि सुरेश चंद्र श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के लखनऊ पश्चिम से विधायक थे और कल औरैया सदर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रमेश दिवाकर का भी निधन हो गया है। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और क्या आम क्या खास सभी को कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और ये मामले गहराते हुए चले जा रहे हैं। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर का। चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हिमस्खलन की चपेट में बीआरओ कैंप आया है। अब तक 291 लोगों को बचाया गया है और भारी बर्फबारी के दौरान हिमस्खलन की चपेट में कैंप आया है। ऋषिकेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया। भारतीय सेना के मध्य कमांड ने इस बात की जानकारी दी है और उत्तराखंड के सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह को भी जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर चमोली से आ रही है, उत्तराखंड के चमोली से आ रही है। आपको बता दें कि हिमस्खलन की चपेट में बीआरओ कैंप आया है और अब तक 291 लोगों को बचाया जा चुका है। इस चपेट में जो कैंप आया था उसमें जो लोग फंसे थे उनमें से 291 लोगों को बचाया गया है। भारी बर्फबारी के दौरान यह हिमस्खलन की चपेट में कैंप आया है और ऋषिकेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। तो ऋषिकेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और भारतीय सेना के मध्य कमांड ने इस बात की जानकारी दी है, इस बात की पुष्टि की है कि ऋषिकेश में जिस तरीके से चमोली में ये भारी जो हिमस्खलन हुआ है उसकी चपेट में बीआरओ कैंप आया है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की और इस बात की जानकारी दी है कि हिमस्खलन हुआ है और बीआरओ कैंप उस हिमस्खलन की चपेट में आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। आपको बता दें कि चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर हिमस्खलन हुआ है और इसकी चपेट में बीआरओ कैंप आया है। अब तक 291 लोगों को बचाया जा चुका है और भारी बर्फबारी के दौरान ये हिमस्खलन की चपेट में कैंप आया है। ऋषिकेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। भारतीय सेना के मध्य कमांड ने इस बात की जानकारी दी है, इस बात की पुष्टि की है और उत्तराखंड के सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह को भी जानकारी दी है। अमित शाह से बात करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस बात की पूरी जानकारी दी है कि चमोली के हिमस्खलन की चपेट में बीआरओ कैंप आया है और उसमें से 291 लोगों को बचाया जा चुका है।
तो चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर, हिमस्खलन की चपेट में ये बीआरओ कैंप आया है और अब तक 291 लोगों को बचाया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। भारी बर्फबारी के दौरान ये हिमस्खलन की चपेट में कैंप आया है। ऋषिकेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। भारतीय सेना के मध्य कमांड ने इस बात की जानकारी दी है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे घटनाक्रम को नजर बनाए हुए हैं, इस पूरे घटनाक्रम पर। और इसके साथ ही उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से बात भी की है और पूरी जानकारी दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर यह हिमस्खलन हुआ है और बीआरओ कैंप उस हिमस्खलन की चपेट में आया है। लगातार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत नजर बनाए हुए हैं, इस पूरे मामले की अपडेट ले रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, ये पूरा घटना हुआ, पूरे घटनाक्रम की जानकारी देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दी है और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा आश्वासन दिया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को हर संभव मदद करने के लिए और लगातार नजर बनाए रखने के लिए भी बात कही है। तो मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे घटनाक्रम का जायजा ले रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं और लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार अभी जारी है और अब तक 291 लोगों को बचाया जा चुका है इस हिमस्खलन की चपेट में जो बीआरओ कैंप आया था उस कैंप से। इस बात की जानकारी आपको बता दें कि भारतीय सेना के मध्य कमांड ने जानकारी दी है, इस पूरी बात की पुष्टि की है और ऋषिकेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर, हिमस्खलन की चपेट में बीआरओ कैंप आया है और अब तक 291 लोगों को बचाया जा चुका है। भारी बर्फबारी के दौरान हिमस्खलन की चपेट में ये कैंप आया है और ऋषिकेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। भारतीय सेना के मध्य कमांड ने इस बात की पुष्टि की है और उत्तराखंड के सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी है। इस पूरे मामले से अवगत कराया है गृह मंत्री अमित शाह को, जिसके बाद उन्होंने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिलाया है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं और खबरें आ रही हैं जिस तरीके से कि रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है और उसमें से 291 लोगों को बचाया जा चुका है अब तक। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की उत्तराखंड से, उत्तराखंड के ऋषिकेश से बड़ी खबर आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जो कि चमोली में हिमस्खलन की चपेट में एक बीआरओ कैंप आ गया है और भारी बर्फबारी के दौरान ये हिमस्खलन हुआ है। ये बताया जा रहा है कि भारी बर्फबारी हुई थी जिसके बाद ये हिमस्खलन हुआ और जिसकी चपेट में एक बीआरओ कैंप आया है। उस बीआरओ कैंप में ये बताया जा रहा है कि 291 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं, लगातार पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखे हुए हैं और उसके साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात करके इस पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया अमित शाह को और जानकारी दी पूरे घटनाक्रम की। इसके साथ ही वो पल पल की नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड के चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर, हिमस्खलन की चपेट में बीआरओ कैंप आया है और अब तक 291 लोगों को बचाया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, ये बताया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से बात भी की और उन्हें जानकारी दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।